हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और बायो का एग्ज़ाम आने वाला है और उसको लेके धड़कनें आपकी तेज़ भी हो रही होंगी कि क्या करें कैसे करें। तो धड़कनों को नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि मैं आ गई हूँ और ऐसे टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए जिससे कि फॉर श्योर आप 90% एंड अबव जो है वो आराम से स्कोर कर लेंगे। थोड़ा सा जो सिखा रही हूँ जो बता रही हूँ उसको ढंग से फॉलो कर लेना, कोई नहीं रोकेगा आपको 90 से ऊपर लाने से, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखना बस कि मैं कह क्या रही हूँ उस बात को बस फॉलो कर लेना, जैसा बोलो आराम से फॉलो करो, कोई नहीं रोकेगा 90 से अबव आने से। तो टिप्स देखते हैं। ये तो हो गया हेडिंग, इसको नहीं देखना, इनको देखना है। तो सबसे पहले जो आपको हेल्प करेगा 90% से ऊपर लाने में वो ऑफ कोर्स आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स बच्चों अच्छे खासे क्लियर होने चाहिए। इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? बाय रीडिंग एनसीईआरटी थरली। मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा रिफ्रेशर अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल। एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईआरटी पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं। अच्छे से पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो एंड क्वेश्चंस सॉल्व करो। अंडरस्टूड? एनसीईआरटी पढ़ी, खुद ही को टेस्ट करो, देखो ना आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, टेस्ट योरसेल्फ नाउ। ठीक है, तो उससे आपने अपना चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हमें देखो आता सब है, मान लिया कि आई नो एवरीथिंग, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपका मेन तो नॉलेज है ही, लेकिन हमेशा याद रखना लक फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं बताऊं लक फैक्टर कैसे काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि सपोज आपकी कॉपी ना शुरुआत के जो 6-7 कॉपियों में अगर आ गए, समझे, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो उसको जो है वो एनसीईआरटी की आंसर की मिलती है, मतलब एनसीईआरटी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉपर मार्किंग स्कीम दी जाती है चेक करने के लिए आंसर्स को। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि किसी मतलब कोई नया एग्जामिनर अगर एग्जाम वो पेपर चेक कर रहा है तो नया एग्जामिनर को क्या इतना आइडिया नहीं होता कि ठीक है बच्चे ने कुछ रेलिवेंट भी लिखा है तो हम अपने हिसाब से नंबर दे देते हैं। मार्किंग स्कीम हमेशा कंप्लीटली फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंग्वेज तो वेरी करेगा ना। मार्किंग स्कीम में जो लिखा हुआ है वही के वही बच्चा लिख दे आंसर शीट में, तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अपनी लैंग्वेज में लिख दिया नॉर्मल इंग्लिश में तो क्या है, फिर जो हमारा नया एग्जामिनर हो वो इतना दिमाग नहीं लगाता, एट टाइम्स इतना दिमाग नहीं लगाएगा और वो देखेगा अच्छा मार्किंग स्कीम में ये वर्ड है नहीं, इसने भी नहीं लिखा, काटो। ये लक वाला बात है कि आपकी कॉपी गई किसके पास है, और वो भी शुरुआत के 5-6 कॉपीज में ना, जो नए वाले हो या पुराने हो, वो सब थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं कि मार्किंग स्कीम में जो दिया है ज्यादा से ज्यादा वो अधर्ड रहते हैं मार्किंग स्कीम से। उसके बाद लगता है कि यार ये तो सारे ही बच्चे थोड़े ऐसे ही लिख रहे हैं तो चलो थोड़े लिबरल हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे लिबरल होना स्टार्ट होते हैं। तब तक मान लो शुरू के 15-20 कॉपीज निकल चुकी होती है। अब लक तो वो वापस थोड़ी ना उठाएंगे वो जो पहले वाले 10 कॉपीज थे, तो यहाँ लक फैक्टर प्ले कर जाता है। तो इससे कैसे बचें? तो इससे हम इन तरीकों से बच सकते हैं। पहला, आंसर जो है एक तो पॉइंट्स में लिखें आप, बहुत ज़्यादा रामायण मत लिखो, इतना पढ़ने का एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो दिन के 20 से 25 कॉपीज उन्हें चेक करनी होती हैं। हर कॉपी में 20-25 मिनट से आधा घंटा लग जाता है, तो आपकी कॉपी लेके बैठा नहीं रहेगा वो। तो एग्जामिनर के लिए मतलब चीज़ों को आसान बनाओ, जितना आसान बना सकते हो उतना आप फायदे में रहोगे। इसलिए आंसर्स को कोशिश करो पॉइंट्स में लिखें, और जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी हिसाब से आंसर लिखो। जैसे कि अगर क्वेश्चन में ए या बी पार्ट है तो आप भी आंसर में ए और बी पार्ट प्रॉपर लिखो। अंडरस्टूड? तो क्लैरिटी रखो कुल मिला के आंसर्स में, तब जाके पार उतरेगा बात, समझे? सो क्लैरिटी इन योर आंसर्स, okay, along with writing the answers in points. Then answer sheet has a good presentation. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो 32 पेजेस का आंसर शीट होता है, तो 32 पेजेस के आंसर शीट है तो आपके क्वेश्चन टोटल कितने आ रहे हैं? 33 आ रहे हैं। तो हम मान के चले कि पर पेज 1 क्वेश्चन भी करते हो तो आपके पास एम्पल स्पेस है। ठीक है। अच्छा, 1 MCQs है, शुरू के 16 तो MCQs ही है, तो वो तो 2 पेज में आराम से आ जाएंगे। तो बाकी का पूरा पेज आपका हर 2 सेक्शन बी सी डी ई के लिए आपके पास पर पेज 1 क्वेश्चन करो ना, आराम से खुले करो। जितना खोल के जितना फ्री करोगे, जितना खुला रखोगे, जितना क्लियर रखोगे, जितना क्लीन रखोगे,
उतना एग्जामिनर के लिए अच्छा और फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान देना, गैप्स रखना आंसर्स के बीच में, अंडरलाइन कर दो, दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गैप रखो, मतलब अच्छा खासा प्रेजेंटेशन पे काम करो। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। आप बेसिकली एग्जामिनर को वही दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो, क्योंकि अंडरलाइंड वर्ड्स होते हैं तो एग्जामिनर का बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है, नजर भी वहीं जाती है। तो क्योंकि आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे तो इधर उधर थोड़े से ब्लंडर कर भी दिए होंगे, तो फिर एग्जामिनर इतना नहीं ध्यान देता, क्योंकि मेन की पॉइंट्स दिख गए उनको, उन्हीं पे टिक करके वो आंसर करेगा। अंडरस्टूड? और मार्किंग करेंगे वो। सो कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन आंसर्स को नीटली लिखना और प्रॉपर गैप, ये मैंने अभी समझाया आपको कि गैप होना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन करो, नीटली लिखो। हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा गैप करके लिखो। मेनली मैंने उस हिसाब से पॉइंट लिखा है कि अगर कई बच्चों की क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, तो उससे क्या प्रेजेंटेशन पे असर आ जाता है, तो फिर मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या करो, गैप के साथ आंसर्स लिखो। मतलब बुरी हैंडराइटिंग भी है तो थोड़ा दूर दूर पे लिखो कि समझ में आए बस एग्जामिनर को। ठीक है, और यूज प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स दैट आर मेंशन इन एनसीईआरटी। मतलब कोशिश ये करना अपनी लैंग्वेज लिखना अच्छी बात है, बट यहाँ हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का टेक्निकल लैंग्वेज हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे कि बीटी कॉटन वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे जो बीटी कॉटन प्लांट्स में पेस्ट रेजिस्टेंट जो हम बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट, और उसमें जो बीटी टॉक्सिन जीन डाली जाती है उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे अगर कि उसमें a toxin gene is added in the plant and then when the insects they feed then they die by eating that toxin। अब बात तो आप सही बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हो। इसी चीज को आप कैसे बोलोगे कि बीटी टॉक्सिन क्राई जीन इज इनकलकेटेड इन द प्लांट, है ना, बाय यूजिंग suitable vector, then that gets activated in suitable pH in insects gut, then epithelial cells mid gut, वहाँ पे पोर्स होते हैं ऑल दैट। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके जितना लिखोगे एनसीईआरटी का उतना फायदे में रहोगे। इसी चीज़ को नॉर्मल इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लेकिन वही है ना, टेक्निकल लैंग्वेज आंसर की में दिखेगा नहीं तो मार्क्स थोड़े बहुत हाफ ऑफ मार्क्स भी चले गए, तो एट द एंड यू विल लैंड अप विथ लेस ऑफ मार्क्स। तो ये इन चीज़ों का बच्चों छोटा छोटा ध्यान दे देना, तो ऑब्वियसली आपको 90 एंड अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, और उसी हिसाब से आप अपना जो है पेपर देना। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड विल मीट अगेन विथ अनदर फ्यू मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।